कम बैक माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आज हम यूपी स्पेशल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं कि यूपी स्पेशल में कौन कौन से इतिहास से जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं देख लीजिए आप। पीसीएस या आरओ में कहीं ना कहीं आए हुए हैं और हमारा आरओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी को लगा भी हुआ है। तो इसी को देखते हुए मैंने सोचा चलो एक क्वेश्चन पढ़ रहे थे तो आप लोगों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज या उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार किया था? तो ये कब किया था? 1797 में अधिकार किया हुआ था। फिर है, स्वतंत्र भारत के उत्तर प्रदेश विगत काल के संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर कौन थे? ठीक है, तो क्योंकि जब उत्तर प्रदेश हमारा जब भारत स्वतंत्र हो गया था उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? तो वो सरोजनी नायडू बनी थी उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर जब हमारा स्वतंत्र हो गया था। वैसे उत्तर प्रदेश का जो गठन हुआ है वो तो हुआ है 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और लेकिन तो स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाए तो सरोजनी नायडू गवर्नर यहाँ पे बनी हुई थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मौर्य काल में एग्रोनोमई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हुआ करता था? तो ये हमारा मार्ग निर्माण से संबंधित हुआ करता था। जो सड़क निर्माण जो भी चीज़ें होती थी वो एग्रोनोमई इसको कहते थे। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती वंश कहा जाता है? आप लोगों को बताते चलें कि हो सकता है ये यूपी पीसीएस प्री 2020 में देखो यहाँ पे जितने क्वेश्चन है कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर आए हुए ही हैं और सबसे ज़्यादा यही अच्छा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग लगा लें। तो श्री पर्वती किसे कहा जाता? तो ये इक्ष्वाकु वंश को कहा जाता। तो इसको आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि अभी हमारे अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है और वो इसी वंश से ताल्लुक़ रखते हैं। इक्ष्वाकु वंश के ही हैं श्री राम। देखा जाए ये काफ़ी बड़ा वंश है, इसमें काफ़ी ज़्यादा राजा हुए हैं, सो इसीलिए हमारे श्री राम को सूर्यवंशी कहा जाता था। तो ये इक्ष्वाकु वंश से ही रिलेटेड है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आता है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? हठ योग नागपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो यहाँ पे ये हमारे दोनों राइट ऑप्शन हो जाएंगे। तो इसके अनुसार से हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो सही होता है सी नंबर। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? आप लोगों को देखो ये एक नगरीय सभ्यता हुआ करती थी सिंधु घाटी सभ्यता, और यहाँ पे जो इसका राइट ऑप्शन सही होगा वो होगा हमारा 4 नंबर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। फिर उसके बाद आता है, उत्तर वैदिक काल कैसा था? ये कृषि योग काल इसको कहा जाता था। फिर आता है, ऋग्वैदिक समाज चारागाह से रिलेटेड था और मध्यकाल हमारा जमींदारी से रिलेटेड था। तो 4, 3, 1, 2 ये हमारा डी ऑप्शन सही होगा। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? तो ये पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये हमारे दमदमा से मिले हैं। ठीक है, दमदमा कहाँ पे पड़ता है? ये प्रतापगढ़ यूपी के पड़ता है, यूपी में। फिर आता है यहाँ पे, प्रथम वंश शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था? तो ये हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और इसको हमें इसने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की थी और विक्रमांक की भी उपाधि धारण की थी। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था चीनी यात्री? तो फाहियान। आप लोग याद रखिएगा कि फाहियान जो चीनी यात्री था वो चंद्रगुप्त के दरबार में आया हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, किसने सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सिक्के जारी किया था और सबसे पहले चांदी के सिक्के जो जारी किए गए थे वो गुप्त शासन काल में जारी किए थे। और गुप्त शासक काल को हम क्या कहते हैं? गुप्त काल को हम स्वर्ण काल भी कहा जाता है। तो आप इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट भी अपने आप याद करते रहिए। फिर चलते हैं, किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन किया था? किसके सिक्के पर बुद्ध का अंकन हुआ था? तो ये कनिष्क के सिक्के पर, क्योंकि जो हमारी बौद्ध संगतियाँ 4 बौद्ध संगति में जो कुंडलवन वाली बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में ही हुई थी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर कहाँ से स्थानांतरित की थी? पहले
ठीक है, पहले थानेश्वर थी, अब उसने कहाँ पे की थी स्थानांतरित, वो कन्नौज में की थी। आप लोगों को पता है कि कन्नौज हर्षवर्धन से रिलेटेड है, राजा थे, लेकिन किसके कहने पे की थी, इसके आप लोगों को पीछे की स्टोरी पता है, क्योंकि जो हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी, मतलब कि बहन थी, वो राजश्री थी, और राजश्री का विवाह कन्नौज के राजा से हुआ था, जिसका नाम था ग्रह वर्मा, और ग्रह वर्मा की हत्या किसने कर दी थी, देवगुप्त ने कर दी थी। तो उसी से इसकी बहन ने हर्ष से कहा था कि अपनी आप राजधानी कन्नौज कर लीजिए। और जो ग्रह वर्मा था वो पहले कन्नौज का राजा हुआ करता था, जो कि मौखरी वंश का शासक था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुष्यमित्र शंगुन द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख में मिलती है, तो ये अयोध्या लेख में मिलती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, ठीक है, तो ये क्या नहीं था, हमारा पाल वंश नहीं था, कि प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये सारे हमारे दक्षिण भारत के वंश हैं। फिर है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है, देखो 15 में पूछा गया, लगातार 2 साल पूछा गया, 16 में भी पूछा गया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो ये धर्मपाल थे, ठीक है, क्योंकि क्या किया गया था यहाँ पे, इसने स्थापना की थी विक्रम। और इसी से रिलेटेड नालंदा विश्वविद्यालय की अगर जो स्थापना की जाती है, किसने की थी, वो हमारे किसने की थी, कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन इसका जो विध्वंस करवाया था वो बख्तियार खिलजी ने करवाया था। तो कुछ रिलेटेड फैक्ट आप उससे रिलेट करके याद रखिएगा एक दूसरे से, तो थोड़ा सही रहता है। फिर उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी से बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी। अब यहाँ पे बेलन घाटी से रिलेटेड आपको बताते चलें कि जो सबसे पहले मातृ देवी, क्योंकि इसमें ना तीनों पुरापाषाण काल की क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं बेलन घाटी को, इसीलिए इसे उच्च पुरापाषाण युगीन कहा जाता है। और ये कहाँ पे है, ये हमारे बेलन घाटी जो है वो बेलन नदी के निर्माण से, बेलन घाटी का निर्माण, क्योंकि नदी ही घाटी का निर्माण करती हैं। और जो बेलन नदी है वो किसकी सहायक नदी थी, वो टोंस की सहायक नदी थी। तो थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा इसको भी। फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शासक कौन था, तो यहाँ से हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाता है, कि गुलाम वंश से ही हमारा दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होता है। ये हमारा प्रथम दिल्ली का जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ठीक है। ये किसका दास था, ये हमारा किसका दास था, आप लोग बता सकते हैं, मोहम्मद गौरी का ये दास हुआ करता था। फिर उसके बाद क्या हुआ था, तो इसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, इसने लाख बख्श की भी उपाधि धारण की थी, ठीक है, और गुलाम वंश का ये संस्थापक तो था ही। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 27 पे। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित में से किसने भारत की प्रसिद्ध फारसी त्यौहार, अगर फारसियों का त्यौहार बोला जाता है तो नवरोज को ही बोला जाता है, आरंभ किया था, तो ये हमारा किसने किया था, बलबल ने किया था। अब बलबल से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले जिले इलाही को अपना उपाधि धारण की थी, मतलब ईश्वर का प्रतिबिंब बोलता था अपने आप को। और लौ एवं रक्त की नीति भी इसने चालू की थी। और जो ईरानी जो परंपराएं थी, जैसे नौरोज था, सिजदा था, फैबोस था, ये सारी जो परंपराएं चालू की थी, ये किसने की थी, बलबल ने की थी। फिर चलते हैं अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या आता है यहाँ पे, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। जो चंगेज खां था वो किसके काल में आया था, वो इल्तुतमिश के कार्यकाल में आया हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने लौ एवं रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। तो लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, अभी मैंने बताया था आपको, बलबल ने अपनाई थी, जिसने नौरोज को स्टार्ट किया था और अपने आप को जिले इलाही भी बोला था, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इसने बलबल ने स्टार्ट की थी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ, ठीक है, टोकरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था। तो इसको जो दिल्ली लाने का जो श्रेय था वो किसका था, वो था फिरोज शाह तुगलक को, ठीक है। और जो फिरोज शाह तुगलक वही है जिसने जौनपुर की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने ही। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछिए, किसका कथन है, ये रामानंद का कथन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है, ठीक है, ऐसा नहीं, वही तो कह रहे हैं, नगर हमारा तुगलक ने भी बसाया था, सिकंदर लोदी ने भी बसाया था। तो एक जिसका नाम आगरा, क्योंकि यहाँ आगरा के बारे में पूछा गया है, तो आगरा किसने बसाया था, आगरा हमारा सिकंदर लोदी ने बसाया था, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ऑप्शन सही होगा वो डी नंबर सही होगा। और फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। फिर है अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। जो अकबर था, जो उसका शासनकाल था, वो उसकी सैन्य व्यवस्था कैसी थी,
वो मनसबदारी व्यवस्था थी। आप लोगों को ध्यान कराते चलें कि जो उसकी व्यवस्था थी वो कैसी थी, मनसबदारी व्यवस्था हुआ करती थी। किसकी? अकबर की। मनसबदारी की मीन्स का मतलब ये था कि वो अपने जो भी उसके सरदार वगैरह जो सिपाही होते थे, जो भी रखता था वो अपने सैन्य व्यवस्था के लिए उसको एक मनसब दे देता था। ठीक है, वहाँ की ज़मीन अमीन जो भी थी वो सब अपने हिसाब से वो रखे और अपना उसी से सारा खर्चा चलाए, तो वो एक एक मनसब सबको दे देता था। फिर है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का क्या किया गया था? तोपों का यूज किया गया था। तो कौन से? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था 1526 में प्रथम युद्ध। आप लोग ये बताइए कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये 1556 में हुआ था। तो यहाँ पे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो पानीपत का युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था और उसमें ही प्रथम बार तोपों का यूज किया गया था। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए कुल की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? ठीक है, सुलह और कुल की अवधारणा वो किस पर आधारित थी? तो उसकी ये राजनीतिक उदारता भी थी, धार्मिक सहनशीलता भी थी और उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था। ये तीनों चीज़ें, धार्मिक भी वो रखती थी चीज़ें, क्योंकि कहा गया कि अकबर थोड़ा हिंदू के पक्ष में रहता था, हिंदुओं के पक्ष में, क्योंकि उसने बहुत सारे मंदिरों का मतलब जीर्णोद्धार भी करवाया था अकबर ने। तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें थी, इसी से उसने सुलह और कुल की नीति अपनाई थी। फिर है, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता हुआ था? मतलब कि नेतृत्व किसने? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इलाहाबाद से किसने नेतृत्व किया था? तो ये हमारा किसने किया था? लियाकत अली ने किया हुआ था। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले निम्न में से किसे भेजा था? तो सबसे पहले जो अंग्रेज शासक आया हुआ था वो जहांगीर के ही दरबार में आया था। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में किसने भेजा था? तो उसको किसने भेजा था? हमारे हॉकिंस ने भेजा था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन जो होता है वो सी होता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन की स्थापना किस की गई थी? ठीक है, तो ये कब की गई थी स्थापना? ये की गई थी हमारी दिल्ली में की गई थी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? HRA। ठीक है, HRA, इसको आप याद रखना, HRA। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, कहीं कहीं पे पूछ दिया जाता है HSRA, तो वो सोशलिस्ट थी ये, जबकि ये रिपब्लिकन है। ये कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। ये लोग फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 39 नंबर। लखनऊ में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो ये लखनऊ से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, जो कि बाद में नेपाल चली गई थी। फिर है, देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में कब प्रारंभ हुआ था? देखो यहाँ के उत्तर प्रदेश के भी आंदोलन जो हुए हैं वो आप लोग, जैसे एक आंदोलन हो गया, देवबंद आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन हो गया, तो ये हुआ था जो 1866 में हुआ था। ये क्यों हुआ था देवबंद आंदोलन? क्योंकि ये इसका जो क्षेत्र माना जाता है वो सहारनपुर को माना जाता है। तो यहाँ पे एक मदरसे का निर्माण किया जा रहा था, जहाँ पे वो लोग अपने धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे, ना कि वो किसी विद्यार्थियों को कोई शिक्षा दे रहे थे कि वो आगे चल के कुछ करे, लेकिन वो किसकी बढ़ावा दे रहे थे? वो अपने प्रचार को, धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे। इसी वजह से ये देवबंद आंदोलन चालू किया गया था। इसका जो केंद्र हुआ करता था उस समय वो सहारनपुर, क्योंकि देवबंद जो था वो सहारनपुर के ही अंतर्गत आता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हमारा लखनऊ में हुआ था। और ये कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को हुआ था। ये 1936 को हुआ था, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी। आप लोगों को पता है कि वो कितनी अंग्रेज़ों से वो नहीं डरे थे, उन्होंने खुद ही अपनी गोली, उनका कुछ वक्तव्य भी था कि इतनी हिम्मत नहीं थी अंग्रेज़ों में कि उनको वो मार सके, तो उन्होंने अपने आप को ही गोली मार दी थी। और ये कहाँ पर किया गया था? मृत्यु हुई थी वो इलाहाबाद में, वो एक पार्क में थी। इसी वजह से अब उस पार्क का नाम अल्फ्रेड करके कुछ इस तरह से पार्क का नाम भी है, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर उस पार्क का नाम भी यही रखा गया है। तो इस तरह से आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों को ये अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट और पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।